आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है। तो हम लोग ना ये बातें करना चाहते हैं कि हम टाइप्स ऑफ हुक्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी सी समझ आई होगी, पता नहीं आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया तो थोड़ी समझ शायद नहीं आई होगी। थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। और दूसरा है कि हम लोग एक हमारी फाइल का एक मकसद ये होता है कि हम लोग अपने जो वी डिज़ाइन का पैटर्न है ना वो ट्रांसफ़र करें, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे जो है स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे पास जो पैटर्न है कैड का, वो कैड का पैटर्न यानी कि हमारे जो कपड़े का जो पैटर्न है वीव है जो, वो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपनी फाइल से। दूसरा हम लोग कुछ इजाफी मालूमात दे रहे होते हैं, सैलविज के बारे में बता रहे होते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डिज़ाइन को प्रॉपर तरीके से मशीन पे चलने के लिए हेल्प करता है। वो इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे वीविंग वाले हुक्स के अलावा हुक्स होते हैं, उन हुक्स को हम लोग फंक्शन हुक्स कहते हैं। तो अ, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मसलन ये देखें, ये हमारी एक वो फाइल है जो बन चुकी हुई है, और इस फाइल को बनने से पहले ये कैड की इसकी शक्ल ये थी। ये हम लोगों ने एक 1800 हुक्स का जैकार्ड है जिस पर ऑल ओवर डिज़ाइन बनना है। ऑल ओवर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो डॉट्स बने हुए हैं ये कपड़े या यहाँ पे कपड़ा वीव हो जाए, यानी कि एक्स्ट्रा वेफ्ट का डिज़ाइन है। इस एक्स्ट्रा वेफ्ट के डिज़ाइन में क्या हो रहा है कि ये जो जामनी कलर के जो डॉट्स हैं इस यहाँ पर कपड़ा वीव हो जाए। एक्स्ट्रा वेफ्ट जो है, जो इजाफी वेफ्ट है, यानी कि जो ग्रीन वाली लाइनें हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है ना आपको, इसमें दो तरह के धागे इस्तेमाल हुए हैं। एक हमारा ग्राउंड का धागा है जिसे बेस का धागा भी कहते हैं, और वो धागा हमारे पास बार हर वेफ्ट के साथ मिल रहा है। जो हमारा दूसरा वेफ्ट है, सेकंड जो, सर जी सर ये सर स्क्रीन पे डेस्कटॉप। आपका डेस्कटॉप नजर आ रहा है। डेस्कटॉप नजर आ रहा है। स्क्रीन किधर चली गई भाई साहब, सही स्क्रीन शेयर करें। डेस्कटॉप वन, ठीक है। डेस्कटॉप वन करता हूँ। अभी कुछ क्या नजर आ रहा है आपको? अब आ गया सर। ये नजर आई है आपको फाइल? यस सर। ठीक है। तो ये एक डिज़ाइन है जो हम लोग मशीन पे बनाना चाहते हैं। क्या डिज़ाइन है इसमें कि ग्रीन वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, इस पे हम दो तरह के वेफ्ट चलाना चाहते हैं। एक वेफ्ट वो होंगे जो हमारे कपड़े के बेस में आएंगे, तो एक वेफ्ट वो होंगे जो कि सिर्फ हम यानी कि वो इजाफी होंगे ग्रीन वाले पोर्शन में, लेकिन ये जामनी वाले पोर्शन में, पर्पल पोर्शन में वो वीव होंगे। यहाँ वीव करना है और यहाँ उनको वीव नहीं करना। उसके बाद ये जो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि, और इसको ब्लू कर, ठीक है। तो ये ब्लू वाली लाइंस हैं, इन लाइंस के अंदर हम लोगों ने सिंपल एक वेफ्ट से प्लेन कपड़ा बनाना है। तो होगा ये कि जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है वो इन डॉट्स के अंदर तो वीव हो जाएगा, लेकिन ग्रीन वाले हिस्से में वीव नहीं होगा। तो क्या होगा कि ग्रीन वाले हिस्से में भी प्लेन वीव बाकी रह जाएगी। जब ये जो एक्स्ट्रा का धागा यहाँ से काट दिया जाएगा वो भी तो वहां से खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये जो ब्लू वाला एरिया वहां पर तो एक्स्ट्रा का धागा होगा नहीं, वहां प्लेन व्यू होगी, तो ये सारा कपड़ा ही प्लेन व्यू होगा। लेकिन ब्लू वाले हिस्सों में सिर्फ धागे जो है ना, कुछ कुछ धागे जुड़े हुए रह जाएंगे, तो वो लगेगा कि जैसे कढ़ाई का इफेक्ट है या। तो अब इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो ब्लू पट्टियां हैं ना, ये तकरीबन ये ग्रीन वाली पट्टियों का हाफ है। यानी कि ग्रीन वालों पे हम लोगों ने ज्यादा इसको विड्थ रखी है। लेट सपोज हमने ये 1 इंच के धागे रखे, और यहाँ भी 1 इंच के धागे रखे हैं, लेकिन ये ग्रीन वाले धागे हैं यहाँ पर 1 इंच में जरा धागे आने हैं, और ब्लू वालों में पर इंच कम धागे आने हैं। लेकिन ये भी 1 इंच प्रोड्यूस करेगा कपड़े का ब्लू वाला, और जो ग्रीन वाला भी 1 इंच प्रोड्यूस करेगा। तो असल में हर डॉट की जो एक रो है वो अगली रो से 1 इंच, एक एक इंच के फासले पे होगी। जो खुद सर्कल है वो भी तकरीबन 1 इंच का है, और जो उसके दरमियान डिस्टेंस है वो भी 1 इंच का है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन बनानी। अब हम लोग सिंपल अगर हम लोग वीव डाल दें, तो सिंपल वीव डाल के हम लोग वीव्स तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो
वीव इसमें डाली हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखें, ये इस एरिया में एक धागे को वीव दी हुई है। फॉर एग्जांपल इसमें ये कास्टिंग आउट भी की हुई है इसके अंदर। अच्छा, असल में ना यहाँ एक कास्टिंग आउट भी की हुई। कास्टिंग आउट ये होती है कि कुछ वक्फों के बाद, हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद आप कुछ हुक्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं, मसलन एक जैकार्ड जो है ना वो 100 धागे बना सकता है, 100 एंड्स पर इंच बना सकता है। तो हम 100 एंड पर इंच से ज़्यादा तो उस पर नहीं बना सकते, लेकिन क्या उससे कम बना सकते हैं? क्यों भी दोनों से आप लोगों से सवाल है कि अगर एक जैकार्ड 100 एंड्स पर इंच बना सकता है, तो क्या हम उससे 75 पर इंच वाला कपड़ा बना सकते हैं? जी सर। क्यों बेटा? आप सोच के बताओ कैसे बनाएंगे। देखो, हर इंच में अगर 100 धागे हैं और हर 100 धागों में से हर 4 धागों के बाद एक धागा, 3 धागों के बाद एक धागा छोड़ देते हैं, हर चौथा धागा कम कर देते हैं, तो 100 जो है ना वो 4 पे तकसीम हो जाएगा। 100 का चौथा हिस्सा कम हो जाएगा। चौथा हिस्सा 100 का 25 होता है। 100 में से 25 कम होंगे तो 75 रह जाएंगे। तो अगर ये जैकार्ड, जिस जैकार्ड पे जाना है, अगर वो मैक्सिमम 100 धागे ला सकता है बार के, तो हमने हर चौथा धागा इसमें छोड़ दिया है। इसे कास्टिंग आउट कहते हैं। तो कास्ट आउट होने का फायदा ये होता है कि आप कम डेंसिटी पर जैकार्ड को चला सकते हैं। ठीक है। तो 3/1 की कास्टिंग आउट की हुई। कैसे की कास्टिंग की हुई इसकी? 3 धागे रखे हैं और उसके बाद एक छोड़ दिए, तो इसे कहते हैं 3/1 का कास्ट आउट है। 1/4 कम करेंगे तो 75 हो जाएगा। 100 की अगर यस 1/2 करनी हो तो फिर 50 करनी हो तो हर एक के बाद एक छोड़ देंगे। 50% यस रखेंगे, 50% छोड़ देंगे। और अगर सिर्फ 25 पे चलाना हो तो 3 छोड़ देंगे और एक रख लेंगे। हर 4 में से 3 छोड़ देंगे, एक रख लेंगे। इस तरह से आप और भी मल्टीपल्स बना सकते हैं। और इस तरह से हम लोग जैकार्ड को फुल हुक्स पे चलाने की बजाय रिड्यूस नंबर ऑफ हुक्स पे चला सकते हैं, जिससे कास्टिंग आउट कहते हैं। यहाँ कास्टिंग आउट की हुई। ठीक है। तो आप जो ब्लैंक लाइंस है ना, वर्टिकल ब्लैंक लाइंस है, इनको आप इग्नोर कर दें थोड़ी देर के लिए। तो अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि हम लोगों ने इस वाले रीजन में ये वीव दी है कि हर जो सेकंड धागा है हमारा, अगर हम लोग बिल्कुल यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट धागा जो है हमारा, फर्स्ट के बाद सेकंड धागा जो है हम लोगों ने वो ब्लैंक छोड़ दिया। ये ब्लैंक छोड़ने का मतलब है कि यहाँ वेफ्ट का धागा बगैर वीव हुए कंटिन्यूसली कपड़े के ऊपर ऊपर फिरता रहेगा। ठीक है। लेकिन जब वो इस बॉल के अंदर, इस सर्कल के अंदर आएगा, तो यहाँ ये वीव हो रहा है। यहाँ पर ये 3/1 की 12 लगी हुई है। और यहाँ पर ये दोनों धागे, चाहे वो एक्स्ट्रा का धागा, चाहे वो बीच का धागा, वो वीव हो रहा है। ठीक है। और वो यहाँ वीव हो जाएगा, लेकिन यहाँ धागे, अब क्या होगा कि जब हम लोग शेयरिंग करेंगे, कपड़े को बाद में काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो खुले हुए धागे, लूज धागे होंगे, वो कट जाएंगे और बाकी पीछे आपका प्लेन कपड़ा बच जाएगा। यहाँ तक, इस पिक तक तो यही काम हो रहा है। इसके आगे क्या हो रहा है कि हमने वो जो एक्स्ट्रा वाला धागा है वो बंद कर। अब देखें ये, अब इसका प्लान अगर हम लोग देखें कि ये प्लानिंग की कैसी हुई है, तो यहाँ देखें, तो इसके यहाँ पर शुरू में देखें कि यहाँ पर 2 प्रिवाइडर चल रहे हैं। ठीक है। अगर हम कंटिन्यूसली यहाँ तकरीबन हम लोगों ने कोई 120, 25, 56, 150 पिकों पे ये चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ एक प्रिवाइडर चलाना शुरू कर दिए। फर्स्ट प्रिवाइडर चल रहा है सिर्फ, सेकंड प्रिवाइडर बंद हो गया, यानी कि बेस के धागे चल रहे हैं। तो अब लेकिन अगर हम लोगों ने साथ में देखें, यहाँ पर एक लाइन और भी एक्स्ट्रा है, इसे बिट कहते हैं। ठीक है। ये लाइन क्या बता रही है? जब हम लोगों ने एक प्रिवेंडर चला रहे हैं तो यहाँ ये लाइन खत्म हो गई है, लेकिन जब 2 प्रिवेंडर चला रहे हैं तो यहाँ लाइन चल रही है। ये लाइन असल में डेंसिटी बिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डेंसिटी बिट कहते हैं इसको। अब इसके क्या, ये कि होता क्या है, अब देखो, हम लोग अगर बेसिकली, मैंने आपको लास्ट क्लास के एंड में भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि वी नीड टू ट्रांसफर अ नंबर। बेसिकली हम एक अपने डिजाइन से पिक वाइज एक नंबर ट्रांसफर कर सकते हैं अपने जैकार्ड को। वो नंबर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं कि अगर हम 3 कॉलम ले लें, मसलन अगर अगर लेट्स सपोज ये 16 हमारे पास है, 17, 18 और 19, 3 कॉलम है हमारे पास। ठीक है। 17, 18 और 19, ये 3 कॉलम है। ये 3 कॉलम में हम लोग, 3 कॉलम को मिलाकर हम लोग एक नंबर सेंड कर सकते हैं। समझे कि कंप्यूटर सिर्फ जीरोस और वंस जानता है और हमने उसको एक नंबर बताना है, तो वो कैसे बता सकते हैं? ये देखिए, ये 3 कॉलम है, हर कॉलम को एक बिट कहते हैं। ठीक है। अगर हम तीनों कॉलमों को फिल ना करें, 0 0 0 भर दें, जैसे कि ये हमारे फिल करने से पहले थे, तो फिर ये क्या नंबर सेंड करेगा? फिर ये 0 नंबर सेंड करेगा। कौन सा नंबर सेंड करेगा?
जीरो सेंड करें। जीरो जीरो कैसे सेंड करता है? अगर मैं तीनों कॉलम, अगर तीन मैं कॉलम को मिलाकर एक फंक्शन बना रहा हूँ, उस फंक्शन को मैं डेंसिटी का फंक्शन कहता हूँ। ये मेरी मर्जी है कि मैं कहाँ पर बनाऊँ। मुझे लूम के अंदर सेटिंग्स करनी पड़ती हैं कि भाई लूम के हार्नेस के प्लान में जो लूम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें जैकार्ड की, उसमें लिखना पड़ता है कि कौन से तीन कॉलम मिलकर डेंसिटी की इंफॉर्मेशन जो है वो जैकार्ड से लूम पे ट्रांसफर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है ना ये पहले से सेट होती है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था कि बाय डिफॉल्ट 32 हुक्स जो है JC4 में और 40 हुक्स जो है ना वो लेटेस्ट बोनास के जगार्ड में फिक्स होते हैं, जिसमें बताया होता है कि भी कौन कौन से बिट्स जो है मिलके काम करते हैं। तो देखें ये तीन कॉलम मिलकर एक नंबर, जीरो नंबर के लिए अगर हमारे पास तीन कॉलम हो, तीन बिट्स हों, तीनों कॉलम्स में हम जीरो जीरो, यानी कि कोई भी आप ना करें, कोई कलर फिल ना छोड़ें, ब्लैंक छोड़ दें उसको, तो वो जीरो नंबर सेंड करेगा। अगर मैंने वन नंबर सेंड करना है तो वो मैं सिर्फ आखिरी वाली जो कॉलम है, जो तीनों में से एक कॉलम है, सिर्फ वो फर्स्ट कॉलम जो है वो तीसरा कॉलम होता है। ये लिटिल एंडियन पे काम करता है। इसमें लेफ्ट टू राइट पढ़ने की बजाय राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, मतलब उल्टा इसमें होता है, ठीक है। यहाँ मैं बिट अगर आप करता हूँ, यानी ये वाला कॉलम मैं करता हूँ आप, तो इट वुड ट्रांसफर अ वन नंबर। अगर मैं सेकंड वाले कॉलम में वन लिखता हूँ तो ये टू नंबर करेगा। पहले दोनों में वन फिल करता हूँ तो ये थ्री नंबर। इस तरह से मैं आई कैन सेंड इन डिफरेंट कॉलम्स में से तीनों को मिला के किसी में फिल करूं, किसी में फिल ना करूं, तो ये जो तीन कॉलम्स के कॉम्बिनेशन है ना वो 8 नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये 8 नंबर एक्चुअली डेंसिटी को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। डेंसिटी आमतौर पर मशीन पे डेंसिटी क्या होती है? 100, 50, 70, 102, 120। वो कोई भी एक नंबर हो सकता है जो कि बहुत थोड़े नंबरों से 30, 40, 50 से लेकर सैकड़ों तक, 200, 300, 400 तक हो सकता है। अब वो नंबर इतने 400 नंबर ट्रांसफर करने की पुरानी मशीन्स में जगह नहीं होती थी। तो क्या होता है कि मशीन के ऊपर डेंसिटी का ऐसे टेबल बना होता है। क्या बना होता है? डेंसिटी का टेबल बना। टेबल। उस टेबल में ना 8 जगह होती हैं, 8 स्लॉट्स होती हैं। 8 डेंसिटियां आप उस टेबल में डाल सकते हैं। हमारे डिजाइन में ये पता चल जाएगा कि भी कौन सी वाली पिक पर कौन से नंबर डेंसिटी चलानी है। फॉर एग्जांपल हम 000 लिख देंगे ना जिस लेफ्ट में, वहां डेंसिटी नंबर जीरो, यानी कि नंबर जीरो ट्रांसफर होगा तो डेंसिटी नंबर वन चल जाएगी। अगर हम इस एक कॉलम में वन लिख देते हैं ना तो ये वन नंबर ट्रांसफर करेगा और डेंसिटी नंबर टू चल जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग ये सेकंड वाले कॉलम में वन अप करते हैं, वन लिखते हैं, तो ये टू नंबर ट्रांसफर करेगा और यहाँ से टू नंबर ट्रांसफर जो है ना स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो विल कॉज आ डेंसिटी टू रन, और थ्री नंबर पे जो भी हमने लिखा होगा वो डेंसिटी चल पड़ेगी। तो अब क्या करता है जब डिजाइनर टेबल वाला मेथड इस्तेमाल करता है, बेसिकली ये दो मेथड होते हैं, यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है, दो मेथड से नंबर ट्रांसफर होता है। एक टेबल मेथड होता है और एक होता है जिसे कहते हैं बाइनरी नंबर ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। वो मैं अभी वो भी बताता हूँ क्या होता है। तो टेबल मेथड में क्या होता है कि हम लोग अगर ये, अब ये 8 कैसे बनता है, अगर आप इसको ना 2 रेज टू पावर करना पड़ता है। अगर मैं टू टू की पावर जितने कॉलम यूज करेंगे ना आप, कितने कॉलम यूज किए हमने यहाँ पर? 3 कॉलम यूज किए हैं। तीन। तो 2 की ताकत 3 करें कितना होता है? 8 आठ। नंबर 8 ट्रांसफर कर सकते हैं। 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो हम लोग चूंकि पुराने जैकार्ड्स में कम हुक हुआ करते थे, और एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं हम लोग वर्चुअल हुक का, जो हुक असल में होता नहीं, ख्याली हुक होता है, वो अब आया है नए जैकार्ड में, पहले नहीं होता था। तो अब ये पुराने जैकार्ड में कैसे होता है, और हमारे जितने भी आमतौर पर ट्रेंड लोग जो जैकार्ड यूज करते हैं ना, वो 90% यही वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। जो दूसरा वाला मेथड है ना वो उनको शायद अप्रोच नहीं है उनकी, तो वो इस्तेमाल करने से झिझकते हैं। कोई बंदा उनको डिजाइन बना के भेजे भी तो वो इस्तेमाल वो स्टेबल मेथड पे ही काम करते हैं। हम लोग अपने हम लोग अब यहाँ पर ये तो ना ये जीरो और वन वाला जो नंबर है ये हमने इस डिजाइन में ट्रांसफर किया हुआ है। ये देखें, ये कॉलम नंबर गालिबन 9 है या 10 है। 10 नंबर कॉलम जब खाली था तो उसने डेंसिटी नंबर 1 भेजी है, और जब वो 10 नंबर कॉलम फिल कर दिया तो डेंसिटी नंबर 2 भेजी है। अब जो जैकार्ड के ऊपर जो बंदा लूम चलाएगा उसको बता दिया जाएगा अभी तुमने डेंसिटी नंबर 1 पे 50 डालना है और डेंसिटी नंबर 2 पे तुमने 100 डालना है।
तो क्या होगा, जब हमने यहाँ पर 50 डाला होगा और यहाँ पर 100 डाला होगा, यहाँ पर आपको डाल भी देते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने 100 लिखा हुआ है। अब क्या होगा, अगर हमने ये लिखा हुआ है और ये वाला टेबल हम फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जिस हुक में जब ये तीनों ब्लैंक थे तो इसने 0 ट्रांसफर किया, 0 के अगेंस्ट 1 नंबर डेंसिटी 50 थी, तो यहाँ ये धागे 50 एंड 50 पिक्स पर इंच पे चल जाएंगे। लेकिन जब हम लोगों ने, जब ये वाला पोर्शन आएगा जहां हम लोगों ने डेंसिटी नंबर 1 इस्तेमाल कर, दूसरे नंबर 2 इस्तेमाल करने को कहा था, एक बिट अप करके, तो यहाँ पर 100 डेंसिटी चल जाएगी। 100 डेंसिटी चलने से ये धागे 100 पर इंच बनेंगे, पिक्स पर इंच बनेंगे, और ये 50 पर इंच बनेंगे। ये धागे हालांकि थोड़े हैं, लेकिन इनका फैलाव और इनका फैलाव दोनों का 1-1 इंच हो जाएगा। ये 100 धागे 100 पर इंच है, ये 50 धागे 50 पर इंच है, तो दोनों 1-1 इंच बनाएंगे। इस तरह से हमारा वो जो डिज़ाइन हम बनाना चाह रहे थे वो बन जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है किस तरह से हम लोग डेंसिटी की इंफॉर्मेशन भेजते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भेजने का सिर्फ एक तरीका है। अभी हमने सिर्फ मशीन को डेंसिटी के बारे में बताया, इसी तरह से मशीन को आरपीएम्स के बारे में बताया जा सकता है। बाज दफा ऐसे होता है, आपने कुछ पिकों पर डेलिकेट यान इस्तेमाल करना है, उसको आराम से थ्रो करना है। कुछ पिकों पे आपने थोड़ा सा नॉर्मल यान यूज करना है, उसको आपने तेज फेंकना है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप मशीन की स्पीड भी हम अपनी कुछ पिकों पे कम कर देते हैं, कुछ पिकों पे ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। या बाज दफा टेंशन कंट्रोल करनी होती है कि बाज दफा अगर धागा खिंच, वाप का धागा खिंचा हुआ होगा ना, तो वेफ्ट बहुत अच्छा इंसर्ट होगा, और बाज पे वो लूज करना पड़ता है। तो यही टेबल मेथड जो हमने अभी पिक्स पर इंच के लिए इस्तेमाल किया है, इस तरह के और तीन तीन टेबल और बनाए जा सकते हैं। कोई जो मशीन के आरपीएम, मशीन की स्पीड के लिए होगा, या मशीन के जो है ना वो वार्प टेंशन के लिए होगा। वार्प टेंशन की अमाउंट हम लोग कॉलम्स में लिख देंगे। सिर्फ ये डिसाइड होगा कि भी कौन सी पिक पर कम डेंसिटी इस्तेमाल, कितने नंबर डेंसिटी इस्तेमाल करनी है, कौन से पिक, कौन सी हम लोगों ने नंबर आरपीएम इस्तेमाल करने हैं, कौन से नंबर वार्प टेंशन इस्तेमाल करनी है। इस तरह से वो हमारे यहाँ से हम लोग बिट अप करते जाएंगे, और जो जिस तरह की बिट अप करेंगे उस तरह की वो इंफॉर्मेशन अपने टेबल में से उठा के हमारे कपड़े में अप्लाई करता जाएगा। और ऑन दी रनिंग, विदाउट स्टॉपिंग द मशीन, रनिंग मशीन के ऊपर हमारी सिलेक्शन हो रही होगी मशीन की सेटिंग्स की, और कपड़ा हमारा हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बन सकता है। तो बेसिकली जैकार्ड डिजाइनिंग जो है वो सिर्फ ग्राफिक्स को कंट्रोल करना नहीं है, वो कपड़े की करेक्टरिस्टिक्स को भी देखना होता है कि कहाँ कहाँ आप लोगों को मशीन तेज चलानी पड़ेगी, कहाँ स्लो चलानी पड़ेगी, कहाँ वेफ्ट नंबर ऑफ पिक्स ज़्यादा हैं, कहाँ कम है। तो थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए, तो फिर आप ज़रा अच्छे जैकेट डिजाइनर बन सकते हैं। तो ये था एक मेथड इसका ट्रांसफर करने का। एक और मेथड जो है उसे हम लोग बाइनरी नंबर ट्रांसफर कहते हैं। बाइनरी नंबर ट्रांसफर कैसे होता है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अब उसी को थोड़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर 1000 नंबर हो, 1000 लिखा हो हम लोगों ने सिस्टम में, 1000 हम लोगों ने डेसिमल सिस्टम में लिखा है, लेकिन कंप्यूटर में जो सिस्टम इस्तेमाल होता है वो बाइनरी सिस्टम होता है। तो अब बाइनरी सिस्टम देखें, हमारे पास कितनी हुक्स, अगर हमने 1000 नंबर, या अगर हमने लेट्स सपोज नंबर ट्रांसफर करना है जो है 9999, यानी इतने इतने डिजिट्स हमने ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो अब तो 6 4 10 और 4 14, तकरीबन 14 बिट्स चाहिए आपको। अगर आपने 9999 9999 का नंबर ट्रांसफर करना है बड़े से बड़ा, तो कितने आपको कॉलम्स चाहिए जो आप इस्तेमाल करेंगे? 14 बिट्स चाहिए। यहाँ हम लोगों ने 3 बिट इस्तेमाल की थी। तो जो जो मशीनें नई हैं, जो नए जैकार्ड्स हैं या जिन पे ज़्यादा हुक्स होते हैं, तो वहां पर आपके पास अवेलेबल हुक होते हैं 14 हुक्स ट्रांसफर करने के लिए। तो फिर हम लोग हर पिक पर पिक वाइज इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, डेंसिटी की, आरपीएम की, टेंशन की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आमतौर पर होता ये है कि हमारी जो रेंज रेंज है ना वेफ्ट की डेंसिटी की, वो होती है लेट्स सपोज 30 से लेकर 300 400 तक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल देखो लिखना है नंबर 250 आरपीएम लिखने हैं, 250 पिक्स डेंसिटी लिखनी है, ट्रांसफर करने का मेथड ये होता है कि ये जो चार 250 नंबर अगर आपने ट्रांसफर करना है ना, तो यू विल यूज दीज नंबर्स
अब आप लोग ये नंबर कैसे इस्तेमाल करेंगे, यू विल फिल देम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की बजाय आप लेफ्ट टू राइट इन्हें फिल करेंगे। कैसे कि अगर 8 बिट आप यूज करेंगे तो मोस्ट लेफ्ट पे जो बिट होगी वो आपके पास ब्लैंक होगी, नेक्स्ट वन अप होगी, फिर डाउन होगी, फिर अप होगी, और फिर आखिरी 4 फिर अप होंगी। अगर ये ट्रांसफर करते हैं फॉर एग्जांपल फॉर दिस व्हाट वी कैन राइट, इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सपोज करें हमें चाहिए यहाँ पर, इसके लिए हमें कुल 8 बिट्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या फिल करेंगे, बजाय इसके कि हम ये फिल करें, देखिए 1 1 1 1 0 1, ये ऐसे लिखने की बजाय एक्चुअली वी विल राइट फ्रॉम दिस साइड, इस तरह से। तो हम लोग जो सेकंड वाला नंबर है ना वो देख ये ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू 250। तो ये नंबर अगर हम लोगों ने 8 बिट को यूज करते हुए ट्रांसफर कर रहे हैं, अब अगर हमारे पास बिट ज्यादा हो तो लेफ्ट पे ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल 8 की बजाय अगर हम लोग 16 लिख रहे होते हैं ना देखें हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इन 8 बिट्स को, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इन 8 बिट को कंसिडर कर रहे हैं कि ये 8 बिट हम ये 8 का जो कॉलम है, 8 कॉलम है, ये ट्रांसफर करेंगे अपने भेजने के लिए वेफ्ट की डेंसिटी को। तो हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे, अगर लेट्स सपोज ये 8 ना कर रहे हो बल्कि हम लोग ये 16 कर रहे हो, लाइक इस 16 कर रहे हो, तो फिर हमें इस नंबर को ऐसे लिखना पड़ेगा, लाइक यहाँ से लिखना पड़ेगा ऐसे, ये वाले सारे ब्लैंक रहेंगे। तो मोस्ट राइट जो है ना वो फिल होता है, लेफ्ट वाला ब्लैंक रहता है। तो ये इसको हम लोग जब टेबल फिल करते हैं ना, टेबल फिल करते हुए हमारी मर्जी होती है दाएं बाएं कर लें, लेकिन जब हम लोग नंबर फिल करेंगे तो वी हैव टू बी कॉन्शियस के भी क्या नंबर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इन सबको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो 8 अगर कॉलम यूज कर रहे हैं तो इस तरह इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, अगर 16 कॉलम यूज कर रहे हैं तो फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन भेजेंगे फॉर द सेम नंबर। हम लोग एक बेसिकली एक नंबर ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो नंबर हम लोग बाइनरी तरीके से ट्रांसफर करते हैं, दैट कैन कोरिलेट टू अ टेबल, और दैट कैन बी एक्चुअल नंबर जो कि हम पिक वाइज ट्रांसफर करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें अपने जैकार्ड से लेनी पड़ती है कि भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन किस तरीके से ट्रांसफर होती है। इसलिए डिजाइनिंग जैकार्ड की डिजाइनिंग इसलिए मुश्किल होती है कि आपको एग्जैक्ट जैकार्ड की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। वंस यू नो द इंफॉर्मेशन देन यू कैन डिसाइड कि भी आप इस कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी जो कि हम लोगों ने हमारा था काम, ट्रांसफर ऑफ जो है ना फंक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, इसको ना एक फंक्शन कहते हैं। ये जो हमने अभी बनाया है ना डेंसिटी, इसे डेंसिटी का फंक्शन कहेंगे। डेंसिटी का फंक्शन कितने बिट का है, कितने कॉलम उसमें इस्तेमाल हुए, 16 बिट का है, 8 बिट का है, या 3 बिट का है, ठीक है। तो हमारे पास ये मैंने एग्जांपल दी थी यहाँ पर आपको 3 बिट की। 3 बिट से टेबल आमतौर पर रेफर करते हैं हम लोग, और अगर हम लोगों ने बिट वाइज ऑपरेशन करना हो तो फिर हम लोग एक्चुअल नंबर ट्रांसफर करते हैं। 8 बिट के कॉलम्स भी इस्तेमाल होते हैं, 12 बिट के भी होते हैं, 16 बिट के भी होते हैं। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर दोनों एग्जांपल मैंने बताई हैं आपको। 250 नंबर अगर आपने ट्रांसफर करना है वो हम ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज फॉर 16 बिट एंड दिस इज फॉर 8 बिट का फंक्शन जो आप डिफाइन करेंगे हम लोग। ये दो तरह की मैंने इन्फॉर्मेशन अभी आपको बताई है। एक मैंने आपको बताया है कि हम लोग प्रिवाइंडर्स की इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं, कि कहाँ पर प्रोवाइडर एक चल रहे हैं, कहाँ दो चल रहे हैं, वेफ्ट के जो वेफ्ट इंसर्ट करने वाले जो डिवाइसेस हैं वो कितनी इस्तेमाल होंगी। दूसरा मैंने बताया आपको कि नंबर कैसे ट्रांसफर करते हैं। तीसरी एक और बात होती है, सिंगल बिट रेगुलेटर्स होते हैं। सर जो आपने समझाया वो समझ आई, बट मुझे इसका एक्चुअल यूज, एक्चुअल मतलब यूज ये देखो ना, अभी यूज से तो बात स्टार्ट की थी ना कि हम लोगों ने, हम्म, आई शोड यू एन एग्जांपल कि भाई ये चीज मैंने प्रोड्यूस करनी है, अगर ये चीज मैंने बनानी है। अब देखो इसका कपड़ा पता किस तरह का होगा, आई डोंट नो इफ आई हैव इट और नॉट, कैन यू सी इट नाउ। यस सर। क्या हो रहा है यहाँ पर। सर कुछ धागों की डेंसिटी ज्यादा है। नहीं, हाँ असल में हो ये रहा है, दिस इज एक्स्ट्रा वेफ्ट कॉटन जैकार्ड। कॉटन के कुछ धागे काट दिए गए हैं और वो उसके बुर बाहर निकल आई है, और वो जो बुर जो है ना वो खास पैटर्न में है जिसकी वजह से ये जिग जैग बन रहा है, ठीक है। अब ये फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के जो पेटल्स की जो एज है ना वहां से रेशे बाहर निकल रहे हैं। ये एक्स्ट्रा वेफ्ट है, या पीछे जो कपड़ा कॉटन का 1 बाय 1 बन रहा है,
यहाँ पर मोटा हुआ है इसलिए कि वो जो एक्स्ट्रा का धागा था ना वो यहाँ बाइंड हो गया है और किनारों से उसको काट दिया है। ये खास तरह का कपड़ा है, एक्स्ट्रा वेफ्ट की बहुत ही जरा स्पेसिफिक फ्लेवर है उसका। ये उसी तरह की एग्जांपल है कि अभी ये सर्कल डॉट्स हैं, डॉट्स नजर आने चाहिए, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि अगर देखो यहाँ हमें यहाँ इस पूरी विड्थ में मुझे एक्स्ट्रा का धागा चाहिए, इस विड्थ में इस स्ट्रिप के अंदर मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप जो है इसमें मुझे वो एक्स्ट्रा का धागा नहीं चाहिए। अगर यहाँ एक्स्ट्रा का धागा आएगा, यहाँ मेरा मोटिव ही नहीं है, वो जाया हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वो वेफ डालता ही नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पर मैं 100 वेफ चला रहा हूँ, तो मुझे क्या करता हूँ, यहाँ पर एक धागा निकाल दिया तो डेंसिटी पे मुझे हाफ करनी पड़ेगी यहाँ पर, ताकि यहाँ ग्रीन वाले पोर्शन में जो इन धागे कटे हुए धागों के बाद जो काफी कपड़ा बाकी बचेगा और यहाँ जो कपड़ा बाकी बचेगा उनकी डेंसिटी एक जैसी हो। ये ना हो कि यहाँ पर पट्टी बन रही हो एक, और यहाँ पर वो एक सही अलग नजर आ रहा हो, अलग नजर नहीं आना चाहिए, वो दोनों एक जैसे नजर आने चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर यहाँ डबल डेंसिटी यूज कर रहा हूँ, 100 धागे चला रहा हूँ वेफ्ट में, तो यहाँ मुझे 50 चलाने पड़ेंगे। तो मैं मशीन को कैसे बताऊंगा भाई यहाँ तुम 50 चलाओ, यहाँ तुम 100 चलाओ। इसे कहते हैं मल्टी डेंसिटी डिजाइन। कि मल्टी डेंसिटी डिजाइन फिर आपको कैसे बनेगा, देन वी हैव टू इन्वॉल्व कि भी हम अपने जो टेबल डेंसिटी है, टेबल डेंसिटी का जो फंक्शन है उसे इनेबल करें और मशीन को बताएं भाई इन धागों के ऊपर तुमने एक डेंसिटी चलानी है और इन वाले धागों पर तुमने डेंसिटी कोई और चलानी है, ताकि हमारे पास कपड़ा की एंड रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक बने। नाउ यू गॉट द पॉइंट। यस। ठीक है। एक था हमारे पास वेफ का हो गया जो लास्ट टाइम बता दिया था आपको, थोड़ा सा यहाँ दिखा भी दिया। एक है ट्रांसफर ऑफ नंबर है, एक चीज है ऑन ऑफ, जैसे बटन होता है ना ऑन ऑफ, लाइट का बटन है, पंखे का बटन है, ऑन ऑफ, ठीक है। इसी तरह से ऑन ऑफ बिट भी होती है। बाज दफा बाज दफा ऐसे होता है कि हम लोग दो दो धागे मिला के चला रहे होते हैं। मसलन क्या होता है कि कॉटन, जैसे ये एक्स्ट्रा के धागे हैं ना, जैसे हमने यहाँ पर जो फंक्शन यूज किया है ना, यहाँ जो तरीका यूज किया है वो डेंसिटी का इस्तेमाल किया, डेंसिटी टेबल का इस्तेमाल किया है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, और तरीका उसे बोलते हैं क्रैमिंग मोशन। क्या बोलते हैं उसको? क्रैमिंग। क्रैमिंग मोशन। क्रैमिंग मोशन ये होती है कि मशीन का टेकअप और लेट ऑफ किसी खास नंबर ऑफ पिक्स के ऊपर रुक जाता है। सिर्फ वेफ्ट इंसर्ट होता है और रीड बीटअप करती है, ना टेकअप काम करता है ना लेट ऑफ काम करता है। फेल ऑफ क्लॉथ अपनी जगह पे ही रहता है, वो आगे की तरफ मूव नहीं करता। क्रैमिंग मोशन ये होती है कि आपने एक वेफ्ट इंसर्ट किया, उसके ऊपर बीटअप भी काम किया, टेकअप भी काम किया, लेट ऑफ ने भी काम किया, ठीक है। कपड़ा नॉर्मल, फेल ऑफ क्लॉथ थोड़ा सा आगे आ गया। अगली पिक पे हमने क्रैमिंग मोशन ऑन किया हुआ था, हमने वेफ्ट इंसर्ट किया, वेफ्ट इंसर्ट हुआ, रीड बीटअप हुई, लेकिन ना टेकअप हुआ ना लेटअप हुआ, फेल ऑफ क्लॉथ अपनी जगह पे हुआ रहा। अब एक बीटअप के साथ दो वेफ्ट इंसर्ट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, वेफ्ट डेंसिटी को क्या हो जाएगा, वेफ्ट डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। डबल हो जाएगी। ऊपर अगर हो हम जाएगी। अगर वो मूव करता तो नॉर्मल जी मूव, लेट्स सपोज 50 पिक डाल रहे थे तो 50 ही डलते, लेकिन हमने एक दफा 50 डाल के हमने दो पिकें डाल दी, तो वो एक की बजाय दो पिकें पड़ गई, तो वो डबल हो गई डेंसिटी वहां पर, 50 की बजाय कितनी, 100 हो गई। 100 हो गई। 50। तो सेम काम जो हमने यहाँ किया था, हम अगर हम लोग यहाँ पर क्रैमिंग लगा देते कि हर हर एक दफा वेफ्ट इंसर्ट करते, जहां पर ये एक्स्ट्रा का धागा आता वहां हम क्रैमिंग ऑन कर देते, तो वो क्रैमिंग क्या ऑन करती कि क्रैमिंग ऑन होने से क्या होता है कि वो वेफ्ट यानी कि 50 की बजाय डेंसिटी वहां पर क्या हो जाती, डबल हो जाती, 100 हो जाती। इन तमाम धागों के ऊपर एक की बजाय एक, एक छोड़ के एक पे क्रैमिंग ऑन कर देते। अच्छा एक एक मिनट जरा यहाँ पर, अगर हमने एक वेफ्ट डाला, अगले पे क्रैमिंग ऑन कर दी, उसके बाद तीसरे पे फिर क्रैमिंग ऑन कर दी, फिर क्या होगा, क्रैमिंग बंद नहीं की हमने। तो बेस भी 50 थे, दो वेफ्ट डलने से कितने हो गए वो, 100, जी सर। और तीन डलने से, 150। 200। हाँ जी। क्रैमिंग का ये होता है, क्रैमिंग चलानी भी होती है और उसे बंद भी करना होता है। अगर बंद नहीं करेंगे तो वो डेंसिटी ऐड होती जाएगी वहीं पर, बेस के साथ मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो जी हम लोग के आम तो फिर किस तरह का निशान होगा, इस तरह का कंटिन्यूस निशान नहीं होगा, एक ही कॉलम होगा क्रैमिंग का, और वहां पर एक दफा ऑन एक दफा ऑफ, एक दफा ऑन एक दफा ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ ये 1 बाय 1 की
वन अप वन डाउन के कॉलम बना हुआ होगा, तो वो क्रैमिंग का आमतौर पर होगा। मकसद क्या होगा उसका, कि जो एक्स्ट्रा का धागा है वो बेस के साथ ही उसकी डेंसिटी डबल हो जाए। इसके इसके सामने क्रैमिंग बंद कर देंगे, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा के धागे होंगे वहां क्रैमिंग ऑन कर देंगे, तो ये डेंसिटी लगाने की जरूरत नहीं है। तब भी हमारा वही मतलब है, हमने एक ही लूम पे एक ही डेंसिटी 50 पिक्स पर इंच चल रही है, लेकिन क्रैमिंग की वजह से वो एक्स्ट्रा के पोर्शन में 100 हो जाती है, और जब एक्स्ट्रा का पोर्शन खत्म होता है, सिंपल बेस के धागे चल रहे हैं, तो वो वहां पर 50 ही रहती है। इस तरह से 150 के दरमियान में वेरी कर सकते हो, या 50 के मल्टीपल में आप वेरी कर सकते हैं। 2 पिको पे क्रैमिंग ऑन कर देंगे तो वो 150 हो जाएगी, 3 पे ऑन कर देंगे, एक के बाद 3 पे ऑन कर देंगे तो वो 200, मतलब 200 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये 3 तरह के हमारे पास हुक हुए, एक हमारे प्रिवाइंडर्स के, दूसरा हमारे फंक्शंस के जो ग्रुप में काम करते हैं, तीसरा वो हुक्स जो कि इंडिविजुअल काम करते हैं, आमतौर पर उनको रेगुलेटर्स कहते हैं। वो रेगुलेटर्स किसी चीज को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। इसी तरह से टैरी होती है, जब कपड़ा बनता है ना टॉवल वाला, तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक वो जहां पर धागे ऊंचे खड़े होंगे और टॉवल की शक्ल बनाएंगे, और एक हिस्सा वो होता है जहां पर टॉवल नहीं बनाना, सिंपल फ्लैट फैब्रिक बनाना है। उसे उसे वहां पर ही एक कॉलम, एक सिंगल बिट टैरी ऑन ऑफ बिट होती है। जहां हमने टैरी चलानी होती है उसको ऑन कर देते हैं, तो उसके आगे सारी पिकों पर टैरी का मोशन चल पड़ता है, और फिर वो पायल बनना शुरू हो जाती है, वो उभरे हुए धागे बनना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ फ्लैट पोर्शन आता है वहां टैरी का बटन बंद कर देते हैं, टैरी ऑफ कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग सिंगल बिट ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, मल्टीपल बिट्स भी कर सकते हैं, जिन्हें फंक्शंस कहते हैं। और फिर इसी तरह से जो अ, होते हैं तो ग्रुप की शक्ल में, लेकिन इंडिविजुअली बिहेव करते हैं, वो आपके वेफ्ट की प्रिवाइंडर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 और 1 भी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जी ये था हमारा वो मालूमात जो हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने आपको नहीं दे सका था, कि डिफरेंट तरह के जो हुक्स हैं, टाइप्स उनके कौन से हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक और हमें जो बात करनी थी ना, दैट वाज अबाउट कि जैकार्ड की, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? वो था कि हम लोग डिजाइन लोड कैसे करते हैं। असल में मैं आपको आज एक राज की बात बताता हूँ। वो ये कि डिजाइन लोड करना पुराने जैकार्ड के अलावा, JC4 या पुराने जो बुनास के जैकार्ड्स हैं ग्रॉस के, उनके अलावा जो लेटेस्ट जैकार्ड्स हैं, जो JC6 है, JC7 है, बुनास के लेटेस्ट जो है 2000 से ऑनवर्ड जैकार्ड्स हैं, उनमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है आपको उनका नेटिव डिज़ाइन लोड करने के लिए। तमाम नए जैकार्ड्स आपको ये एबिलिटी देते हैं कि आप सिंपल BMP फाइल, टिफ फाइल, PNG फाइल, कम से कम BMP फाइल जो है ना वो आप फीड कर सकते हैं। जो मसला होता है कि जो थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए होती है आपको उस जैकार्ड के टर्मिनल, यानी उसके कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, मैंने आपकी आसानी के लिए आपके पास JC4, JC5, JC7 के मैनुअल मैंने रख दिए हैं। आप वो मैनुअल स्टडी कर सकते हैं, और उसमें स्टेप वाइज मेथड लिखा हुआ है कि किस तरह से आप BMP फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे आप डिज़ाइन रन कर सकते हैं। जितने भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं, खरीद के इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि आपको एबिलिटी देते हैं कि आपने जो जैकार्ड का डिज़ाइन बनाया है उसको JC5, EP, बनास, ग्रॉस, XYZ, जितने भी कमर्शियल जैकार्ड्स हैं, चाइनीज हैं या वो यूरोपियन हैं या कहीं और के बने हुए हैं, उनमें फाइल को कन्वर्ट करके देते हैं। वो आप अगर थोड़ी सी एबिलिटी रखें जैकार्ड के टर्मिनल को हैंडल करने की, तो आप सिंपल अपनी आम BMP फाइल बनी हुई भी फीड की जा सकती है उसके अंदर। तो हम इसी को वही तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूँ। ये देखें, टर्मिनल कुछ इस तरह का होता है। जैकार्ड एक बड़ा सारा इंजन होता है, उसके साथ ये स्टैंड के ऊपर या किसी फ्रेम के ऊपर, मशीन के स्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से ये फिक्स्ड होता है। लेफ्ट साइड पे आपको JC7 का टर्मिनल नजर आ रहा है, JC6 का नजर आ रहा है, राइट साइड पर JC7 का नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह से बोनास का कुछ इस तरह का होता है, या इस तरह की स्टैंडी होती है सेपरेट, या वो मशीन के ऊपर इंस्टॉल होता है। ये JC5 है, ये CI बोनास जैकार्ड का, CI का जो बोनास का CI जैकार्ड है उसका ये टर्मिनल है, ठीक है।
इस टर्मिनल के ऊपर आपके पास इंटरफेस होता है। पुराने जो मशीनें हैं उनमें फ्लॉपीज हुआ करती थी, इवन जेसी 5 में भी फ्लॉपी हुआ करती थी, लेकिन अभी लेटेस्ट जो एबिलिटी आ गई है, इस तरह की डिवाइस मिल जाती है जो कि फ्लॉपी एम्यूलेटर कहते हैं उसको। ये क्या करता है कि ये फ्लॉपी की जगह पर ऐसे लग जाता है, इसके सामने एक नंबर आ रहा होता है और इस पे दो बटन होते हैं, एक ऊपर का और नीचे का। आप इसमें खास तरह की फॉर्मेटेड यूएसबी डालते हैं और वो यूएसबी के मुख्तलिफ बहुत सारे हिस्से बने हुए होते हैं, हर हिस्सा एक फ्लॉपी के तौर पर बिहेव करता है। जेसी 5 यही समझता है कि आपने फ्लॉपी लगाई है, लेकिन एक्चुअली आप वो यूएसबी यहाँ पर आपने लगाई होती है। जो लेटेस्ट मशीन्स हैं उनमें तो लगती ही यूएसबी है, बल्कि जेसी 7 में तो पोर्टेबल सीडी रोम, पोर्टेबल कोई भी और यूएसबी ड्राइव, कोई भी तरह की जो ड्राइव्स हैं वो आप लगा कर वहाँ से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपके पास गुंजाइश है, अगर आपके पास एबिलिटी है, तो बेटर है कि आपका जितने कोई भी जैकार्ड है उसका नेटवर्क हो, जैसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है वैसे स्टॉबली या बनास ये जितने भी जैकार्ड है उनका नेटवर्क होता है। आप नेटवर्क पे फाइल रखते हैं और यहाँ से टर्मिनल से आके वो फाइल पिक कर लेते हैं। आपको फिजिकली कोई चीज़ टर्मिनल के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती फाइल ट्रांसफर करने के लिए। तो आप अपना डिज़ाइन बनाएं और उसको आप लेके जाएं टर्मिनल तक, और उसके आगे टर्मिनल से कैसे कन्वर्ट करना है ये मैनुअल में लिखा हुआ है। दो एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ बताऊंगा, बाकी मैं आपकी लर्निंग पे छोड़ता हूँ। जब कभी मसला आ जाए और ना हो काम तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मेरी जितनी भी हिम्मत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। हमारे पास बुनास का जगाड़ है, और बुनास के जगाड़ के ऊपर हम लोगों ने एक पीएमपी फाइल कंप्यूटर से ली, उस यूएसबी में डाली, और ये मेरे कोलीग हैं, इनसे मैंने हेल्प ली, इन्होंने ये कन्वर्ट की है। इसका जो लिंक है ना वो हमारे वो उधर पड़ा हुआ था, तो क्लासरूम के अंदर जो रिसोर्सेज शेयर किए हैं मैंने आपके साथ, उसमें ये वीडियो पड़ी हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं। मैं वहीं से वीडियो खोल लेता हूँ। तो यहाँ रेफरेंस मटीरियल के अंदर ये पड़ी होगी बीएमपी फाइल लोडिंग जो है ना, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखें ये आपके बनास का टर्मिनल कंप्यूटर आ गया है। ठीक है, इस कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो इस वक्त रनिंग होती है उसका जो भी डिज़ाइन का नाम आ रहा होता है, इसका वर्जन आ रहा है। ठीक है, ये 800 वर्जन है इसका, इसकी कंपनी का नाम आ रहा है, डिफरेंट तरह के कंट्रोल होते हैं यहाँ पर। ये कंट्रोल टच सिस्टम है, वैसे जो पुराने सिस्टम होते हैं वहाँ पर अप डाउन जाने के लिए आपके पास फिजिकल बटन्स होते हैं जो प्रेस करने होते हैं आप लोगों ने। तो आप इसी तरह से इसके टर्मिनल में जाते हैं, टर्मिनल में जाके आप अपने सबसे पहले यूएसबी में जिसमें आप बीएमपी फाइल लेके आए हैं वो आप यहाँ पर लोड करेंगे। इस तरह से आपके पास ड्राइव बनी होगी, वहाँ पर यूएसबी अटैच कर देंगे। यूएसबी अटैच करने के बाद आपको मैनुअल को कंसल्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। साल के तौर पर बनास के जैकार्ड में ये देखिए यहाँ पर जैसे यूएसबी लगी है तो ये बता रहा है कि आपके पास दो ड्राइव में से एक ड्राइव के ऊपर यूएसबी अटैच हो गई है इस वक्त। ठीक है, और अगर तो इसका नेटिव फाइल हो तो आप बराह रास्त फ्लॉपी फ्लैश से उसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बीएमपी फाइल लेके आए हैं तो पहले हमें कन्वर्जन का स्टेप इसमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये होता है कि देखें कन्वर्जन जो है ना वो तब हमारी आसानी से होगी जब हमने फाइल को हमारी जैकार्ड के हुक के प्लान के मुताबिक बनाया हुआ। अगर नहीं बनाया हुआ है तो जेसी 7 जैसे मॉडर्न एक जैकार्ड टर्मिनल है, वो आपको फैसिलिटी देता है कि आप फाइल के कुछ कॉलम्स को स्पेसिफिक तरीके से उठाएं और उठा के आप वो कार अहमद फाइल बना लें। फाइल किसी और तरीके से आई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ हुक आप कहीं किसी खास तरीके से उठाते हैं, कुछ हुक आपका खास तरीके से उठाते हैं और कंबाइन करके एक वो फाइल बना देते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनास में भी एबिलिटी है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि पहले ही उस फाइल को जैकार्ड के हार्नेस के मुताबिक बनाया है बीएमपी फाइल को। तो बाकी जगहों पर भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब क्या किया है, जब वो फाइल बना ली है, फाइल को लोड किया हम लोगों ने, अब हम लोग यहाँ पर देखें इसके टर्मिनल के ऊपर जाएंगे तो ये इसने ब्राउजर खोला है जो कि अभी तक फाइल्स लोड हो चुकी हैं उनका। यहीं पर एक ऑप्शन है कि हम इसे कहते हैं कि इंपोर्ट करो हमारे नॉन ईपी, ये देखें यहाँ पर ही प्रेस कर रहा है, ये नॉन ईपी फाइल है जिसको ईपी जो है ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें ये फाइल एक्सेप्ट करता है।
तो ऐसी फाइल जो कि ईपी में नहीं है लेकिन ईपी में कन्वर्ट करनी है, तो कन्वर्टर को हमने सेलेक्ट किया है। जब कन्वर्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो कन्वर्टर का जो विंडो है वो सामने आ जाएगा। कन्वर्टर के विंडो में आपके पास ये यूएसबी का ब्राउजर आ गया है। यूएसबी में आप सेलेक्ट करेंगे, उसे ब्राउज करेंगे। जब यूएसबी का ब्राउजर आप ऑन कर लेंगे या क्लिक करेंगे तो यूएसबी में अवेलेबल फाइल्स नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक जो फाइल जो बीएमपी की फाइल फॉर्मेट में इस वक्त ये क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो आप ये फाइल एक्सेस करके आप ऑनलाइन इसे देख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर ये बीएमपी फाइल नजर आ रही है। बीएमपी फाइल इन्होंने सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद इसे ये इंपोर्ट का बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जब इंपोर्ट का बटन प्रेस करते हैं तो इंपोर्ट स्टार्ट करता है। इंपोर्ट स्टार्ट करते हुए पूछता है कि क्या आपने जो बीएमपी फाइल दी है इसमें फंक्शन हुक्स के 32 या 64 या जीरो कोई आपने डेफिनेशन डाली है। तो अगर आपने डेफिनेशन डाली होगी, यानी कि शुरू के 32 हुक्स में आपने डिटेल डाली हुई है कि प्रिवेंटर कैसे चलेगा और डेड सी कौन सी चलेगी और सारी इंफॉर्मेशन, तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद जो सी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कोई भी नहीं है तो जीरो ले लेंगे, अगर है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। और ठीक है, लेने के बाद फिर जब ये इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा तो वही पूछेगा कि आपकी फाइल में जो अप है वो डार्क है और जो डाउन है वो वाइट है या इसके उलट केस है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि डार्क का मीन अप है कि या क्या क्या मतलब है उसका। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बाज लोग डार्क पहले लेते हैं, बाज मशीन डार्क बाद में लेते हैं। तो फर्स्ट इज डार्क अप है, तो ये डार्क अप पे क्लिक कर देंगे, ये हमारी सिलेक्शन ठीक है, इसे ओके कर देंगे, वरना हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जब हम ओके कर देंगे तो देन ये इट विल स्टार्ट इंपोर्टिंग, ठीक है। अब ये कन्वर्जन कर रहा है, आप देखिए यहाँ नीचे प्रोग्रेस बार में नजर भी आएगा कि ये जो हमारी जो बीएमपी की फाइल थी उसको ईपी में इंपोर्ट कर रहा है। तो ये रीड कर रहा है फाइल और साथ में से कन्वर्ट कर रहा है। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो यू वुड सी कि भाई ये हमारे पास हमारी जो बीएमपी फाइल थी वो हमारी ईपी की फाइल में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाएगी, जिसे हम लोड भी कर सकते हैं और जिसे बना के हम कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये ब्राउज करेंगे और इनको वो डिज़ाइन यहाँ पर अभी प्लेन व्यू थी, तो ये जो डिज़ाइन अभी बीएमपी के फाइल में लोड किया है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तलाश करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और उसे वो चला सकते हैं उसको, ठीक है। ये वाली फाइल उनको अभी इन्होंने इम्पोर्ट की थी, यहाँ पर कन्वर्ट की, ये इनको मिल गई है। V2 था नाम उसका। और ये नज़र आ रही है, इसको इसको देख सकते हैं और ये डिज़ाइन लोड हो गया चलाने के लिए। तो इस तरह से आप बीएमपी फाइल को लूम के नेटिव फाइल की बजाय कन्वर्शन के जरिए से मशीन में लोड कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा ये था आपका बुनास के ऊपर। जो आपके पास स्ट्रॉबली है, स्ट्रॉबली जो है JC7 और JC5, यानी JC7 JC6 JC5, ये अगर टर्मिनल आपके पास मशीन के ऊपर है, JC4 में नहीं होता, तो आप अपनी बीएमपी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं डिज़ाइन में। तो आपके पास इस तरह का एक हुक प्लान होता है। ये जो मैं आज बातें बताई वही हैं कि डिज़ाइन फंक्शन हुक्स हैं वो ऑन ऑफ हो सकते हैं, इंडिविजुअल काम कर सकते हैं या मिलके काम कर सकते हैं। डिज़ाइन हुक्स जो है सैल्वेज की डेफिनेशन होती है, ग्राउंड या बॉडी की डेफिनेशन होती है। उसके अलावा एक और तरह की भी सैल्वेज होते हैं जिसे लीनो कहते हैं, वो भी यहाँ हो सकता है, ठीक है। फिर खाली हुक्स होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, फिर ही आप सही कन्वर्टर बना सकते हैं जैकार्ड के हार्नेस को बनाते हुए। तो ये जो बातें मैंने की वो यहाँ लिखी हुई हैं। मिसाल आमतौर पर होता ही है कि JC4 जो है ना वो सिर्फ एक ही स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही रीजन यूज करता है, जिसे जोन कहते हैं। लेकिन JC5 में ये एबिलिटी है कि आप वो एक फाइल के मुख्तलिफ हिस्से बना सकते हैं, जैसे इन हिस्सों को एरियाज या जोन्स कहते हैं, जोन 1 जोन 2 जोन 3। जोन्स बेसिकली क्या होते हैं, हुक्स, खास हुक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके नंबर लिखा होता है कि भी 1 से लेकर 10 तक एक एरिया या एक जोन है, फलानी हुक से लेके फलानी हुक तक दूसरा जोन है, फिर तीसरा जोन है। तो जोन्स का फायदा क्या होता है कि अगर आपके पास फाइल डिफरेंट तरह की बनी हुई है, आप खास जोन को पिक करके खास तरह की फाइल बना सकते हैं जो आपके हार्नेस के मुताबिक हो, और इस तरह से कोई फाइल भी आप अपने जैकार्ड पे खास तरह का कन्वर्टर लगाकर, खास तरह का फिल्टर लगाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
JC4 में तमाम डिज़ाइन एक ही तरह का होता है, उसमें कोई हिस्से नहीं होते। JC5 में क्या होता है कि आप डिफरेंट हिस्से, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक हिस्सा है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक हिस्सा है, डिफरेंट जोन्स बना सकते हैं। ठीक है, सेल्वेज का जोन बना सकते हैं, बॉडी या ग्राउंड का जोन बना सकते हैं, दूसरे सेल्वेज का बना सकते हैं, फंक्शन हुक्स का बना सकते हैं, डिफरेंट जोन्स बना सकते हैं। उन जोन्स की डेफिनेशन हर जैकार्ड के ऊपर पहले से डिफाइन कर दी जाती हैं। वो हमें पता हो तो फिर हम लोग जो हमारी जो फाइल में चीज़ें हैं उनके हुक्स को उन जोन के साथ अलाइन करके हम लोग फाइल इंपोर्ट फंक्शन जो है वो कर सकते हैं। JC5 का चेहरा शरीफ कुछ इस तरह का होता है। अगर आप JC5 रन हो रहा है और उस पर कोई आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो नीचे यहाँ बटन नज़र आ रहे होते हैं उसके, उसमें से यहाँ पर एक बटन जो होता है वो वीविंग से मुतल्लिक होता है। अगर आप वो प्रेस करें तो डिज़ाइंस का बटन है, डिज़ाइन को प्रेस करेंगे तो उसमें डिज़ाइन मैनेजमेंट का बटन होगा, डिज़ाइन मैनेजमेंट में जाएंगे तो उसमें इंपोर्ट का बटन होगा। इस तरह का बटन है इंपोर्ट का। इंपोर्ट का बटन आप खोलेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी, जिसमें आप पहले वो पूछेगा कि आपने अपना डिज़ाइन कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्लॉपी से करना है, जो इंटरनल हार्ड ड्राइव है टर्मिनल के अंदर वहां से करना है, या नेटवर्क से उठाना है। तो चूंकि आप फ्लॉपी से ले रहे हैं यानी कि आपने USB लगाई हुई है, तो वो बताएंगे। वो बताने के बाद आप उसको बताएंगे कि भी किस तरह का इंपोर्ट करना है। JC4 की फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, BMP के फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, EP के फाइल को एज ए JC5 इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो काइंड ऑफ इंपोर्ट बताएंगे। फिर आप ये बताते हैं कि इसको मैंने JC5 में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह का फिल्टर इस्तेमाल करना है। वो फिल्टर आप एक दफ़ा बना लेते हैं, उसका नाम सेव कर लेते हैं और बार बार फिर उसी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो पहले से नहीं बना हुआ तो यहाँ आप क्लिक करते हैं तो आपके पास फिल्टर बनाने की विंडो खुल जाती है। उस फिल्टर बनाने की विंडो में आप पहले से मौजूद फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या न्यू का बटन दबा के नया वाला फिल्टर बनाने का लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नया फिल्टर क्या डिफाइन करता है, वो जोन्स बताता है और जोन्स के हुकों की डिटेल बताता है कि इस जोन में कौन सी हुक से लेके कौन सी हुक तक का जोन, कौन सी हुक से लेके कौन सी हुक तक का जो हिस्से हैं वो जोन के अंदर आएंगे। फॉर एग्जांपल इसके दो हिस्से होते हैं, अगली वाली विंडो में दिखाया हुआ है। इस इंपोर्ट फिल्टर को एडिट करने के लिए एक ए वाला हिस्सा होता है और एक बी वाला हिस्सा होता है। ए वाले में जोन्स के नाम होते हैं, जोन 1 2 3 4। जिस किसी पर आप क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ नीचे वाले हिस्से में आ रही होती है। ये डिटेल आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप मॉडिफाई का बटन दबाएं तो आप बताते हैं कि कौन से हुक से स्टार्ट करना है, कितनी हुक का ये जोन होगा, और इसमें नॉर्मल या रिवर्स डायरेक्शन में काउंटिंग करेंगे, यानी कि लेफ्ट से राइट काउंटिंग कर रहे हैं या राइट से लेफ्ट। आप हुक है ना वो दोनों तरफ से गिन सकते हैं ना, दाएं से बाएं भी गिन सकते हैं और बाएं से दाएं। तो आमतौर पर लेफ्ट से राइट गिनते हैं हम लोग, तो नॉर्मल पोजीशन लेफ्ट टू राइट होती है। और इसमें लिखा हुआ ये भी बता सकते हैं कि कोई बीच बीच में से छोड़ने कास्टिंग आउट करनी है, हर 3 में से एक छोड़ना है, हर एक के बाद एक छोड़ना है। तो यहाँ पर आप कास्टिंग आउट के बारे में भी बता सकते हैं। एक जोन जब सेलेक्ट हो रही है जब अप्लाई का बटन दबाते हैं तो यहाँ पर उस जोन का एक हिस्सा आ गया। अगर ये जोन एक से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल है तो यहाँ पर न्यू दबा के, ऐड दबा के अगले वाला हिस्सा बता सकते हैं। तो इस तरह से जोन और सब जोन्स की डेफिनेशन जब पूरी हो जाती है तो उस फिल्टर को ये पता चल जाता है कि BMP फाइल के कौन कौन से हुक्स को किस किस जोन में कॉपी करना है। ठीक है, क्या होता है कि आप ये बताते हो, फॉर एग्जांपल पहली 80 हुकें जो है ना वो आपके खाली हैं, उसको आपने जी माइनस करना है, वो शामिल नहीं करनी। आपने 81वीं हुक से स्टार्ट करना है और 32 हुक्स जो है ना आपके 112 तक 32 हुक्स जो है ना वो आपने जोन 1 में डालने। जोन 1 आपका किनारे का जोन है, तो आप यहाँ जी बताओगे कि भी जोन 1, पहले यहाँ बताओगे जोन 1। जोन 1 जी की यहाँ डिटेल आ रही होगी 81 नंबर हुक से लेकर 112 तक। ठीक है, ये जी जोन 1 आ गया। फिर आपने जोन 2 बताया कि वो आपका बॉडी का हुक है, बॉडी के हुक्स हैं, उसमें आ गया 112 से लेकर 1012 तक। जोन 2 आ गया 1012 से, फिर 32 और ऐड किए, जोन 3 आ गया। 3 जोन बनाए, जोन 1 किनारे का, जोन 2 बॉडी का, जोन 3 दूसरे किनारे का। ये आप जी फिल्टर यहाँ बना लेंगे। फिल्टर बनाने के बाद दोबारा वापस आप पिछली स्क्रीन में वापस जाएंगे। अब आपने जो फाइल यहाँ पर कॉल नज़र आ रही होगी USB के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ बताएंगे कि ये फाइल की टाइप BMP है। फिर आप बताएंगे कि ये फिल्टर मैंने फलाना यूज़ करना है इंपोर्ट का, और यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो यू हैव योर JC5 फाइल।
जिस तरह से अभी हमने देखा कन्वर्ट हो गई थी फाइल हमारे पास पीएमपी की ईपी के अंदर गुनास के टर्मिनल पर, इसी तरह से JC5 की फाइल JC5, 6 और 7 के ऊपर इसी तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो मेथड था ये था JC5 का। इसी तरह का मेथड JC7 का भी है। ठीक है, ये अगली वाली में मैंने दिखाया हुआ है कि क्या बताता है, ये ऐड करने से क्या बताता है कि कौन सी हुक से स्टार्ट करना है जोन को, कितनी हुक्स इस्तेमाल करनी है इसके अंदर, और इसकी गिनने की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, क्या इसमें से कोई खाली हुक छोड़ने हैं कि नहीं छोड़ने हैं, ये सारे इकट्ठे काउंट करने हैं। और इसके बाद JC7 कुछ इस तरह का होता है। ये JC7 है। JC7 के यहाँ राइट पे USB की जगह होती है, आप USB वहाँ प्लग कर सकते हैं। आप इस तरह का पैनल होता है इसके ऊपर। सेकंड वाली ऑप्शन में जाएंगे जो कि डिजाइन कंट्रोल करता है, तो उसके सेकंड कॉलम में सेकंड ऑप्शन है इंपोर्ट की। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इस तरह की विंडो खुल जाती है। इस विंडो में आप बता सकते हैं, आप असल में सिलेक्ट करते हैं कि किस टाइप की आपने इंपोर्ट करनी है और कितने हुक का जैकार्ड है। ठीक है, तो आप ये दो चीजें जब सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये यहाँ पर फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट होता है। 4 नंबर जो है ना वो 1 नंबर और 3 नंबर को मिला के बनता है। 1 नंबर और 3 नंबर जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो 4 नंबर फिल्टर करता है आपके सोर्स से, इस USB से कहाँ से उसने उठाना है डाटा। और अगर आपने इसको इंपोर्ट करते हुए कोई फिल्टर यूज करना है तो यहाँ आप टिक करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह की विंडो यहाँ पे भी आ जाती है कि आप यहाँ पे बताते हैं जी कि कितने जोन्स हैं और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कुल कितने लेंथ है उसकी, और ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे JC5 में थी बिल्कुल उसी तरह की इंफॉर्मेशन JC7 में भी है। जब ये फिल्टर आप रेडी कर लेते हैं और यहाँ पर फिल्टर यहाँ नज़र आ रहा होता है, सेलेक्ट कर लेते हैं फिल्टर को, और यहाँ पर आप प्रॉपर BMP या JC4 जो जिस तरह का इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, और फिर आप इसे ओके करते हैं। एंड तो फिर आपके पास जो फाइल है आपकी वो रेडी है इंपोर्ट करने के लिए। इंपोर्ट आपकी फाइल हो जाएगी और लिस्ट में इसी तरह से नजर आएगी आखिर में एंड के ऊपर। तो JC5 में JC7 में मैंने खुद ये कन्वर्ट किया हुआ, आई नो इट इज डन, ये किया जाता है इसको। तो आप चलें आप ट्राई कीजिएगा। अभी आप कहीं और किसी और जगह पे भी एक्सेस कर सकते हैं अगर, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। जी सर। तो ये हमारे पीक है हमारे इस कोर्स का कि मैंने आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो जनरली आमतौर पर छुपाई जाती है, कि हम लोग जो सारा काम जो है ना वो फ्री में कर सकते हैं। नहीं है, सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं फ्री में, और सिर्फ एबिलिटी लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी काबिश करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये कोर्स मैंने ऑफर किया तो आई विल ऑफर यू विद मोर, ज़रा इसकी सोफिस्टिकेशन के साथ काम आसान कैसे करते हैं आप, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, या आप जो है डिफरेंट तरह के ऑटोमेशन कैसे डालते हैं ताकि काम आपका आसान हो जाए। तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल डालूंगा, ताकि अभी जो मैंने डाला है वो बेसिक टाइप का इंफॉर्मेशन है। आगे मैं इसको ज़्यादा इन्हांस तरह का काम बहुत आसानी से ऑटोमेट हो जाए, आपका रोज़मर्रा का काम है आपने वो आसानी से हो जाए, किस तरह से हो सकता है उसके ऊपर अभी हम लोग अगले लेक्चर किसी में या कोर्स में बैठ सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेटा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर वक्त आपके पास अवेलेबल हूँ। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी अपनी जो है बिजनेस ना हो तो आई विल हेल्प यू कि भी किस तरह से इसको, कोई भी प्रॉब्लम हो उससे कैसे टैकल करना है। तो यहाँ तक था जनाब मेरा ये कोर्स। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो विद दिस आई फिनिश माई जो ऑफिशियल कार्रवाई थी मेरी टीच करने की कोर्स की, वो मैंने ख़त्म कर दी आज। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।